नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के हिंदी वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं आज से। तो आज से में देखते हैं कि यह टेंस कार्य की पूर्ण समाप्ति का सूचक है। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य के साथ समय भी समाप्त हो जाता है। जैसे रवि ने कल एक पत्र लिखा था। इस वाक्य में पत्र लिखने का कार्य है वो समाप्त हो चुका है और साथ ही वो समय भी समाप्त हो चुका है जब वो पत्र लिखा गया था। तो इस प्रकार के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो पहचान क्या होती है कि किस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसके लिए पहचान है, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में प्राय या, ये, ई अथवा या था, ये थे, ता था, ते थे, ती थी अथवा आ, ए, ई थी आदि, यानी कि ये आए तब हमें उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। आगे है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, और इसका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग करना ही नहीं है। और जिस वाक्य में हमने डिड का प्रयोग कर लिया है उस वाक्य में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ये ध्यान रहे। तो हम फिर से बता देते हैं, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होने पर उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो केवल और केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हमने बताया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो डिड का प्रयोग हो जाता है, तो डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। साथ ही एक बात का ध्यान रखें, यानी कि हु वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा और बाकी अन्य क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर अदर वर्ड। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एक पत्र लिखा या लिखा था। तो पहचान के हिसाब से इस वाक्य में आ था आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो इसके लिए अभी फॉर्मूला बताया हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका प्रयोग करेंगे हम। तो इसके हिसाब से इस वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा मैंने के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमारी क्रिया है लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROTE। तो इस प्रकार आई रोट यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ एक पत्र के लिए हम ए लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मैंने एक पत्र लिखा या लिखा था, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी में आई रोट ए लेटर। ऐसे ही दूसरा है, वह जयपुर गया या गया था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा पहचान के हिसाब से। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया हमारी जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ जयपुर के लिए हम टू जयपुर का प्रयोग करेंगे। तीसरा है हमारा, मैं इस घर में रहता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है रहना के लिए हम लिव का प्रयोग करते हैं, LIVE, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है LIVED। तो आई लिव्ड यहाँ तक हो गया। उसके बाद बचा हमारा इस घर में के लिए हम प्रयोग करेंगे इन दिस हाउस। तो इस प्रकार मैं इस घर में रहता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई लिव्ड इन दिस हाउस। चौथा एग्जाम्पल है हमारा,
उसने गाना गाया। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा उसने के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है गाना। गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग SING और इसकी सेकंड फॉर्म होती है संग SANG संग। तो ही के बाद हम सेंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है गाना। गाना के लिए हम प्रयोग करेंगे एस सॉन्ग। तो इस प्रकार उसने गाना गाया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही sang ए सॉन्ग। एक बात का ध्यान रखें कि अगर इन वाक्यों में हम था की जगह हे हूँ में से किसी को भी लगा देते हैं तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फिर अब आगे हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। हमने अभी पहले भी बताया था कि जिस वाक्य में हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर लेते हैं तो उस वाक्य में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने डिड का प्रयोग कर लिया है तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा मैं बाजार नहीं गया था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे आई डिड। जैसा कि फॉर्मूला में बताया कि सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करना है तो हम भी सब्जेक्ट आई के बाद डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का। एक बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक वाक्यों में यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को तीसरे स्थान पर ही रखना है। तो हम डिड के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं तो हम नॉट के बाद गो का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य में बचा है बाजार। बाजार के लिए हम प्रयोग करेंगे टू मार्केट। तो इस प्रकार मैं बाजार नहीं गया था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई डिड नॉट गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा उसने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा उसने के लिए हम सी या ही किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ उसने मेल है या फीमेल है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम उसने के लिए किसी का प्रयोग कर सकते हैं सी या ही में से। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताए गए हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं WRITE। उसके बाद हम एक पत्र के लिए ए लेटर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है अपने पिता को अपने पिता के लिए हम प्रयोग करेंगे टू हर फादर। तो इस प्रकार उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर। ध्यान रहे यहाँ पर उसने के आगे अपने पिता हैं। आगे तीसरा एग्जाम्पल हमारा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा चपरासी। चपरासी के लिए हम प्रयोग करते हैं द पियोन। तो द पियोन उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का और उसके बाद नॉट का और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है बजाना। बजाने के लिए हम प्रयोग करते हैं रिंग का RING और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है घंटी। घंटी के लिए हम प्रयोग करते हैं द बेल। तो इस प्रकार चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। चौथा एग्जाम्पल है हमारा मैं कभी देर से नहीं आया। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और इस वाक्य में हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमने बताया था कि जिस वाक्य में हम डिड का प्रयोग करेंगे उसी वाक्य में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमने डिड का प्रयोग किया ही नहीं, यानी डिड नॉट का प्रयोग ही नहीं किया, हमने नेवर का प्रयोग कर लिया। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि इस वाक्य को हम एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे जैसा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है
आना, आना के लिए हम कम का प्रयोग करते हैं COME, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME। और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ देर, देर के लिए हम प्रयोग करते हैं लेट का, LATE। तो इस प्रकार मैं कभी देर से नहीं आया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई नेवर केम लेट।